हेलो गाइस, जियोवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन की। सोचिए जरा, अगर लोकसभा और राज्यसभा आमने सामने खड़ी हो जाएं तो अगर एक सदन बिल पास कर दे और दूसरा उसे रोक दे तो क्या होगा? देश में कानून आखिर बनेगा कैसे? तो यह वह स्थिति होती है जहां आता है संयुक्त अधिवेशन। जब दो सदनों के बीच डेडलॉक या गतिरोध हो जाता है तब राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाते हैं और फिर जो ऐतिहासिक निर्णय लिया जाता है उसी को संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि संयुक्त अधिवेशन कब और क्यों बुलाया जाता है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है, किन विधेयकों पर यह लागू नहीं होता और अब तक कितनी बार ऐसा हुआ है। तो इस क्लास को एंड तक देखिए। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास को एंड तक देते हैं तो संयुक्त अधिवेशन का जो कन्फ्यूजन है वो आपके दिमाग से एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ आएगा कि संयुक्त अधिवेशन होता क्या है, कौन बुलाता है और किस कारण से इसको बुलाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। संयुक्त अधिवेशन। तो देखिए, जब भी कोई भी साधारण विधेयक होते हैं जो लोकसभा द्वारा पारित हो जाए और जब उसको राज्यसभा को भेजा जाए तो राज्यसभा चाहे तो उसको अस्वीकार करती है या उसमें संशोधन करती है जिससे लोकसभा असहमत है, या उसको 6 महीने तक रोक के रखती है। तो ये दोनों सदनों में क्या स्थिति हो जाती है? गतिरोध की स्थिति हो जाती है। क्या हो जाती है? गतिरोध की स्थिति हो जाती है। मान लीजिए लोकसभा द्वारा किसी बिल को पास कर दिया गया, उन्होंने उसको राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा ने उस बिल को अस्वीकार कर दिया या राज्यसभा में ने उसमें कुछ संशोधन करने की बात की लेकिन लोकसभा उससे असहमत नहीं है, या राज्यसभा ने उसने 6 महीने से अधिक तक अपने पास रखा हुआ है, तो ये दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति पैदा होती है इन 3 तरीके से। तो तब राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाते हैं और जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाता है और उसी के साथ में विधेयक को क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे अच्छे से डिटेल में कि संयुक्त अधिवेशन होता कहाँ है, संविधान के किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन की। तो ये आर्टिकल 108 में, संविधान के 108 में लिखा हुआ है कि संयुक्त अधिवेशन वह विशेष बैठक है जिसमें लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ बैठकर किसी साधारण विधेयक पर चर्चा और मतदान करते हैं, और जब दोनों सदनों के बीच सहमति नहीं बन पाती तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम समाधान के रूप में कार्य करता है। तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन वह विशेष बैठक होती है जिसमें लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ बैठकर किसी साधारण विधेयक पर चर्चा और मतदान करते हैं जब दोनों सदनों के बीच क्या नहीं हो? सहमति नहीं हो। जब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के बीच में सहमति नहीं होती तो दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है और उस विधेयक पर चर्चा की जाती है, उसे ही संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम समाधान के रूप में कार्य करता है। तो ये किसी भी बिल को पास कराने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम समाधान होता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में किया गया है और जो संयुक्त अधिवेशन की बात है वो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में की गई है। अब बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाता है। तो राष्ट्रपति निम्न 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। पहली परिस्थिति, जब राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को अस्वीकार कर दे। मान लीजिए लोकसभा ने किसी विधेयक को पास किया और उसको राज्यसभा ने उस साधारण विधेयक को क्या कर दे? अस्वीकार कर दे, तो उस स्थिति में आप संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। दूसरा है जब राज्यसभा संशोधन करे और लोकसभा उन संशोधन से सहमत न हो, तो उस स्थिति में भी आप संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और जब तीसरी स्थिति है जब राज्यसभा किसी विधेयक को 6 महीने से अधिक तक क्या रखे? लंबित रखे, तो उस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति निम्न 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ये याद रखिए, जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है और राष्ट्रपति निम्न 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। पहली ये हो सकती है कि जब राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को अस्वीकार कर दे तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, या जब राज्यसभा संशोधन करे और लोकसभा उनके संशोधन से सहमत नहीं हो तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, या जब राज्यसभा किसी विधेयक को 6 महीने से अधिक तक लंबित रखे तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं।
लेकिन इसमें ध्यान रखिए जो 6 महीने की गणना है वो वे दिन शामिल नहीं होते जब संसद सत्र में नहीं है। तो 6 महीने की गणना में वो दिन नहीं शामिल रखे जाते जब संसद का क्या नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो। तो इसमें 6 महीने वो काउंट किए जाते हैं जिस टाइम संसद का क्या चलता रहता है, सत्र चलता रहता है। अब बात करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। हालांकि राष्ट्रपति यह निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेते हैं क्योंकि भारत में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। तो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाने का अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास ही है, लेकिन हालांकि राष्ट्रपति ये निर्णय अपने खुद से नहीं लेते, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेते हैं क्योंकि भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका है वो क्या है? मंत्रिपरिषद है। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है, लेकिन भारत की जो वास्तविक कार्यपालिका है वो क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है। इसलिए संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार तो भारत के राष्ट्रपति को ही है, बट हालांकि राष्ट्रपति यह निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लेते हैं। अब बात करते हैं कि जब राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुला लिया तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का एक क्रम है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जब भी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा तो उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उस टाइम लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, और अगर लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं तो उस समय राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। राज्यसभा के सभापति नहीं करते, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का क्रम है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, और अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा का उपसभापति करते हैं। तो इसमें याद रखिए राज्यसभा का जो सभापति जिसको हम उपराष्ट्रपति कहते हैं वो कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते। अब मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है और राज्यसभा के उपसभापति नहीं है, यदि ये सभी अनुपस्थित हैं तो उपस्थित सदस्यों में से कोई अन्य सदस्य इसकी क्या कर सकता है? अध्यक्षता कर सकता है। अब बात करते हैं कि किन विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो किन किन विधेयकों पर बुलाया जाता है और किन किन विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयकों के लिए लिया जाता है। ये जो निम्न 2 अधिवेशन है जिस पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। पहला है धन विधेयक और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। ये जो विधेयक है जिन पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। अब धन विधेयक में राज्यसभा की भूमिका सीमित होती है, इसलिए वहां गतिरोध की स्थिति व्यवहारिक रूप से नहीं बनती, क्योंकि धन विधेयक पर होते हैं उसमें राज्यसभा की जो पावर होती है वो उस पर सीमित होती है। उसको 14 दिन के भीतर पास करना होता ही है धन विधेयक को, अगर नहीं करती है तब भी उसको क्या माना जाता है? पास माना जाता है। इसलिए धन विधेयक पर क्या नहीं बुलाया जाता? संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक पर भी कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत आवश्यक होता है, इसलिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। तो संयुक्त अधिवेशन जब भी बुलाया जाता है तो वो साधारण विधेयकों के लिए बुलाया जाता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं बुलाया जाता, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में जो बहुमत से जो किसी निर्णय लिया जाता है वो साधारण बहुमत से लिया जाता है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक में किसकी जरूरत होती है? विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और धन विधेयक के लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि धन विधेयक में राज्यसभा की भूमिका क्या रहती है? सीमित रहती है। उसको धन विधेयक को लौटाना ही होता है, अगर वो 14 दिन से उसको ज़्यादा नहीं रख सकती। अगर 14 दिन उसको हो गए तो उसको क्या माना जाता है? राज्यसभा की तरफ से उसको क्या माना जाता है? पारित माना जाता है। धन विधेयक पर राज्यसभा अपने सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा चाहे तो उनको माने या नहीं माने। तो 2 स्थितियों में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब बात करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन में मतदान कैसे होता है। तो दोनों सदनों के सदस्य मिलकर मतदान करते हैं। मान लीजिए लोकसभा के 450 सदस्य आ गए उस संयुक्त अधिवेशन में और राज्यसभा के 200 सदस्य आ गए,
तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 750। कितने हो गए? 650 हो गए। अब ये 650 का आधा अगर जब हम करेंगे तो इसका कितना आता है? 325। कितना आता है? 325। अगर 325 से +1 326 अगर जिधर को चले जाएंगे साधारण बहुमत से, उसको क्या माना जाता है? पारित माना जाता है। तो इसमें दोनों सदनों के सदस्य मिलकर मतदान करते हैं। निर्णय जिस जो जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत से मतलब जितने सदस्यों ने मतदान किया है उनमें से आधे का एक ज्यादा जिसकी तरफ है उसका क्या रहेगा? उसमें फेवर रहेगा और उसको बिल को क्या मान लिया जाता है? पास मान लिया जाता है। मान लीजिए किसी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, लोकसभा के 450, राज्यसभा को 200 सदस्य आए, टोटल हो गए 650। 650 का अगर आधा करें तो 325, तो 325 +1 326 ने अगर उस फेवर में वोट दिया है तो उस बिल को क्या माना जाता है? पास माना जाता है। तो दोनों सदनों के सदस्य मिलकर मतदान करते हैं। निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा से अधिक होती है, इसलिए व्यवहारिक रूप से लोकसभा का पक्ष प्रबल रहता है। अब इसमें आप देख लीजिए लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 450 हैं और राज्यसभा के तो कम रहते ही हैं सदस्य, 200 हैं। टोटल सीटें कितनी है? 245 ही हैं इस टाइम। तो अगर बात की जाए तो इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें व्यवहारिक रूप से लोकसभा का पक्ष क्या रहता है? प्रबल रहता है राज्यसभा की तुलना में। नेक्स्ट, अब बात करें संयुक्त अधिवेशन का ऐतिहासिक उपयोग कि अब तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया है। तो अब तक जो संयुक्त अधिवेशन है वो 3 बार बुलाए गए। कितनी बार बुलाए गए हैं? 3 बार बुलाए गए हैं। पहला संयुक्त अधिवेशन 1961 में बुलाया गया। कब बुलाया गया? 1961 में बुलाया गया। ये दहेज निषेध विधेयक पर बुलाया गया। किस पे विधेयक पर बुलाया गया था? दहेज निषेध विधेयक पर 1961 में बुलाया गया था। दूसरा संयुक्त अधिवेशन 1978 में बुलाया गया, ये बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर था। और जो तीसरा संयुक्त अधिवेशन है वो 2002 में बुलाया गया, ये आतंकवाद निरोध विधेयक जिसको हम पोटा बोलते हैं, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म बिल, क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म बिल, उनके लिए बुलाया गया। तो संयुक्त अधिवेशन अभी तक 3 बार बुलाए गए हैं, एक बार 1961 में, एक बार 1978 में और एक बार 2002 में। 1961 में दहेज निषेध विधेयक के ऊपर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के ऊपर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक के ऊपर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, जिसको बोलते हैं पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। अब बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन का महत्व क्या है। तो संसद में जब विधायी गतिरोध हो, मतलब किसी विधेयक पर अगर गतिरोध है तो उसको समाप्त करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। कानून निर्माण की प्रक्रिया को ये रुकने से क्या करता है? बचाता है। अगर किसी चीज पर कानून निर्माण की प्रक्रिया रुक रही है, राज्यसभा उसको पारित नहीं कर रहा है उस कानून को, तो उस टाइम ये क्या करता है? उस कानून निर्माण की प्रक्रिया को रुकने से बचाता है। लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखता है। सरकार को अपनी नीतियां लागू करने का क्या देता है? अवसर देता है। अगर राज्यसभा कई बार बिल को बार बार रोक रही है तो संयुक्त अधिवेशन में चांस रहते हैं 99% कि वो बिल क्या हो जाता है? पास हो जाता है। इसलिए सरकार को अपनी नीतियां लागू करने का क्या देता है? अवसर देता है। और संसदीय कार्य क्षमता को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। तो संयुक्त अधिवेशन का यही महत्व है कि संसद में विधायी गतिरोध समाप्त करता है, कानून निर्माण की प्रक्रिया को रुकने से बचाता है, लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखता है और सरकार को अपनी नीतियां लागू करने का अवसर देता है। और संसदीय कार्य क्षमता को क्या करता है? ये सुनिश्चित करता है। और संसदीय जो कार्य क्षमता प्रणाली है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। अब जैसे मान लीजिए लोकसभा ने एक शिक्षा सुधार विधेयक पारित किया, राज्यसभा ने उसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तो दोनों सदनों में क्या हो गया? मतभेद हो गया। तो उस समय राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और दोनों सदनों के सदस्य मिलकर क्या करेंगे? मतदान करेंगे और जो पक्ष साधारण बहुमत प्राप्त करेगा वही अंतिम निर्णय होगा। तो जब मान लीजिए कोई बिल है, शिक्षा सुधार विधेयक, वो पारित किया गया, राज्यसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया, तो दोनों सदनों में मतभेद हो गया, तो उस समय राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। उसमें दोनों सदनों के सदस्य मिलकर मतदान करेंगे और जो पक्ष साधारण बहुमत प्राप्त करेगा वही उसका क्या रहेगा? अंतिम निर्णय रहेगा। तो जिस पक्ष ने मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से एक ज़्यादा का अपनी तरफ पक्ष कर लिया, उसी का क्या रहता है? उसमें अंतिम निर्णय रहता
तो विधेयक क्या होता है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। जब मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित हो गया और उन्होंने उसको राज्यसभा को भेजा गया, या तो राज्यसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया या उसमें संशोधन करना चाहती है लेकिन लोकसभा उससे असहमत है, या राज्यसभा ने उसको 6 महीने तक अपने पास रखे हुआ है। इन तीनों ही परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इसमें दोनों सदनों में क्या हो गया, गतिरोध हो गया, और जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, और साधारण बहुमत से इसमें क्या लिया जाता है, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिया जाता है। और साधारण बहुमत से जब निर्णय ले लिया जाता है, अगर साधारण बहुमत से कोई विधेयक पारित हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो अभी तक हमने संयुक्त अधिवेशन के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान का आर्टिकल 108 के अनुसार संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? सदन धन विधेयक पारित करने के लिए? बिल्कुल नहीं। संविधान संशोधन के लिए भी बिल्कुल नहीं होता है। राष्ट्रपति चुनाव के समय भी कभी नहीं होता। ओनली साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में जब गतिरोध होता है तो उस टाइम संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा साधारण विधेयक पर सहमत नहीं होते तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वो लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित रहते हैं तो उस समय राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। निम्न में से किस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता? आप साधारण विधेयक पर ला सकते हो, सरकारी विधेयक पर ला सकते हो, निजी सदस्य विधेयक जिसको हम प्राइवेट विधेयक बोलते हैं, प्राइवेट बिल बोलते हैं, उस पर भी ला सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। तो संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक साधारण विधेयक को रोक सकती है जिसके बाद संयुक्त अधिवेशन संभव है? तो राज्यसभा अधिकतम 6 महीने तक उसको क्या कर सकती है, साधारण विधेयक को रोक सकती है। तो यदि राज्यसभा 6 महीने तक विधेयक पारित नहीं करती तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक होता है? तो संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है और उसमें अगर किसी बिल को पारित करना होता है तो उसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? साधारण बहुमत की जरूरत होती है। संयुक्त अधिवेशन में मतदान किन सदस्यों के आधार पर किया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन में जो मतदान होता है वो दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत में संयुक्त अधिवेशन अब तक कितनी बार आयोजित किए गए हैं? तो भारत में जो संयुक्त अधिवेशन है अब तक 3 बार आयोजित किए गए हैं। भारत में पहला संयुक्त अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पहला संयुक्त अधिवेशन है वो 1961 में हुआ था, और ये दहेज निषेध विधेयक पर हुआ था। तो ये किस पर हुआ था? जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो दहेज निषेध विधेयक पर हुआ था। बात करते हैं दूसरा जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो 1978 में हुआ था, और वो बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर हुआ था। किस पर हुआ था? बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर हुआ था। और जो तीसरा संयुक्त अधिवेशन है वो 2002 में हुआ था, और वो पोटा विधेयक पर हुआ था। किस पर हुआ था? पोटा विधेयक पर हुआ था। आतंकवाद निरोध पोटा विधेयक पर लिया हुआ था। संयुक्त अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है विधायी गतिरोध को क्या करना? समाप्त करना। इसका काम न्यायपालिका को सशक्त करना बिल्कुल नहीं, ना संविधान संशोधन करना है, ना राज्यसभा को अधिक शक्ति देना है। ओनली विधायी जो गतिरोध है उसको क्या करता है? ये समाप्त करता है। अगर किसी बिल बनाने में कोई गतिरोध आ रहा है तो उसको समाप्त करने के लिए ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्या धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन संभव है? तो नहीं, हम धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। जो धन विधेयक होता है और संविधान संशोधन विधेयक होता है उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन में कुल सदस्य कौन होते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन में जो सदस्य होते हैं वो दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। संयुक्त अधिवेशन निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय है वो साधारण बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं।
संयुक्त अधिवेशन की अवधारणा किस उद्देश्य से संविधान में जोड़ी गई? तो संयुक्त अधिवेशन की जो अवधारणा है वो संसद की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए जोड़ी गई। किसके लिए जोड़ी गई है? संसद की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जोड़ी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।